हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मापवानी। आई होप यू लर्निंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। दिन की शुरुआत करते हैं मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं उनके कोट के साथ। द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क इन अ वर्ल्ड दैट इज चेंजिंग क्विकली। द ओनली स्ट्रेटजी दैट इज गारंटीड टू फेल इज नॉट टेकिंग रिस्क। समझ में आई बात? आज का जो हमारा जमाना है, इट्स एन एवर चेंजिंग वर्ल्ड। हमेशा ज़माना जो है वो बदलता ही रहा है, लेकिन अब ज़माने के बदलने की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये क्विकली बदलते ज़माने के अंदर सबसे जो गलत स्ट्रैटेजी अगर हो सकती है तो दैट इज़ नॉट टेकिंग रिस्क्स। मीन्स अभी सिचुएशन ऐसी है कि आप थोड़े कैलकुलेटेड रिस्क्स उठाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको देखने की एक तरकीब, या फिर कह सकते हैं आपके, ये भी एक स्किल है। इनको आइडेंटिफाई करना, ये अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना जो है वो भी एक स्किल है जो हम डेवलप कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स आउट देयर दैट वी कैन डू इन टुडेज वर्ल्ड। ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं। सोचिएगा इसके बारे में। इसके साथ दोस्तों, वेलकम टू एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर हैं 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। राइट, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलेक्शंस के साथ। राइट, पोल ब्यूगल साउंडेड। जी हाँ, 2024 जनरल इलेक्शन नहीं, लेकिन उससे पहले हमारे देश के 5 राज्यों में स्टेट लेवल के, जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस कहते हैं ना, वो होने वाले हैं, जहां पर चीफ मिनिस्टर्स को चुना जाता है। राइट, समझ में आ गया? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। तो ये होने वाले हैं 5 राज्यों के अंदर, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम इनको मैप में भी देखेंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना। इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस कर दिया है कि ये 5 जो राज्य हैं यहां पर नवंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो यहां पर देख सकते हैं, राइट, दिस इज येलो में जो है दिस इज राजस्थान, ऑफ कोर्स दिस इज मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ है, ये तेलंगाना है, एंड दिस वन इज मिजोरम हियर। ठीक है, इसको मीन्स बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इंडिया का मैप जो है वो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, और इसको अपने दिमाग में बैठाने का जो तरीका है, इट्स नॉट लाइक कि आप एक बार इस मैप को देख लें और एक सिटिंग में सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश की। नहीं, टाइम टू टाइम जब भी चीज़ें आए, अगर आप आज ही शुरुआत कर रहे हैं, पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू, राइट, लेट मी टेक यू थ्रू दिस वन फर्स्ट। देखिए, अगर आप कल के वीडियो की टेस्टिमनी देखेंगे, कमेंट्स देखेंगे, तो हमारे एक स्टूडेंट ने कहा है कि उन्होंने स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम जो हैं वो अटेंड की, और 70-80% जितने क्वेश्चंस जो हैं वो हैंडल कर पाया बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़। तो ये जो सीरीज़ है ये डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स है आपके लिए। राइट, और कंसिस्टेंसी ब्रीड्स मास्टरी। करंट अफेयर्स में महारत हासिल करने का यही एक तरीका है, कंसिस्टेंसी। राइट, आप कंसिस्टेंटली इस वीडियो को देखते रहिए, कंसिस्टेंटली जो करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं उनको पढ़ते रहिए। राइट, उनके बारे में सोचिए एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड यू विल सी कि कुछ समय के अंदर आपकी अच्छी ग्रिप हो जाएगी। इसके साथ इस वीडियो को देखने के लिए किसी भी प्रकार की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो जो है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं, किसी भी लेवल आपका, राइट, एक्सपर्ट लेवल इन द सेंस कि अगर आपने स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी के इंटरव्यूज़ भी अटेंड किए हैं, देन एज वेल इट्स ओके, आपके लिए ये वीडियो है, इट विल हेल्प यू। और अगर आपने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है, 2-3 दिन हुए हैं, तो भी दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट, दिस सीरीज विल हेल्प यू अलॉट। राइट, तो हम बात कर रहे थे मैप के बारे में। तो आज अभी ये 5 राज्यों के बारे में डिस्कशन हो रही है। तो अगर एक नए स्टूडेंट हैं आप, राइट, और मैप पर एक अच्छी ग्रिप हासिल करनी है, तो आप ये 5 राज्यों को बस फोकस कीजिए। आप एटलास में देखिए इन 5 राज्यों को, और देखिए किन किन दूसरे राज्यों के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। दैट्स इट। फिर नेक्स्ट टाइम जब ये 5 राज्यों के इलेक्शंस की बात आए तो फिर से इस मैप को रिवाइज कीजिएगा। एटलास खोलिए और फिर देखिए गहराई से कि किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर टच हो रही है, वो आपने याद कर लिया, वो रिवाइज कर लिया। उसके बाद देखिए कि क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकल रही है। राइट, फिर उसकी फिजिकल पोर्शन को फोकस कीजिए कि कौन सी नदियाँ हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। राइट, तो डियर फ्रेंड्स, ये 5 राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि ये 5 राज्यों के वोटर्स की
पॉपुलेशन को अगर आप देखेंगे, टोटल राइट वोटर्स की बात हो रही है, टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही, जो लोग वोट दे सकते हैं 18+ की बात हो रही है यहां पर। तो जितने हमारे देश के वोटर्स हैं उनके 1/6 वोटर्स जो हैं वो ये 5 राज्यों के अंदर हैं। दिस मीन्स कि यहां पर जो नवंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं उससे हमारे देश के मूड के बारे में पता चलेगा कि 2024 जनरल इलेक्शंस जो हैं उसमें कौन सी पार्टी किस स्थान पर होगी। लेकिन इस पर टोटली रिलाय भी नहीं रखा जा सकता क्योंकि हमारे देश के वोटर्स जो हैं वो बहुत ही स्मार्ट हैं एंड दिस इज ए रियलिटी राइट। टॉप लेवल यानी कि सेंट्रल लेवल पर उनको कौन सी सरकार चाहिए, स्टेट लेवल पर कौन सी सरकार चाहिए और पंचायती लेवल पर कौन सी सरकार चाहिए, राइट। यहां पर भी आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ राज्यों में ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जब मींस इलेक्शन हुए थे पार्लियामेंट्री इलेक्शन, तो वहां के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। फिर कुछ समय के बाद राज्यों के अंदर, उनके राज्यों के अंदर जब इलेक्शंस हुए तो उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, राइट। तो ये स्मार्टनेस है हमारे वोटर्स की, उनको पता है कि स्टेट लेवल पर कौन सी पार्टी उनको चाहिए, राज्य सेंट्रल लेवल पर कौन सी पार्टी चाहिए। तो टोटली रिलाय नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ एक मूड जो है उसके बारे में हमें एक अंदाज़ा जो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर अलग अलग पार्टीज जो है वो पूरी कोशिश करेगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चाहती है कि वो फिर से रिपीट करें और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऑफ कोर्स बीजेपी चाहेगी कि एंटी इनक्यूम्बेंसी हो, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है वो चली जाए और उनकी जगह पर वो बैठ जाए। तो ये अब टग ऑफ वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये फिर अब चलता ही रहेगा 2024 के इलेक्शंस तक, जनरल इलेक्शंस तक। अब यहां पर हम ये पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, राइट। सिविल सर्विसेज जो हैं, जब आप लेट्स से आईएएस ऑफिसर बन गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप आईएएस बन गए तो अब आपके ऊपर कोई नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आईएएस बन गया आप जो चाहे वो कर सकता है। दिस इज मीन्स ये ऐसे ख्याली पुलाव देखना जो है उसमें मैं रोकूंगा नहीं। आप सोचिए इसके बारे में, कई सीरियल्स और कई छोटी फिल्मों में ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि आईएएस के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, लेकिन अनलिमिटेड पावर तो किसी के पास भी नहीं है, राइट। प्राइम मिनिस्टर के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है, उनको भी लेजिस्लेचर को जवाब देना पड़ता है क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो अगर आप आईएएस बन गए और सक्सेसफुल आईएएस बनने के लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो पॉलिटिक्स है ना उसके शेड्स को भी पहचानना आना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी रूलिंग पार्टी होगी तो उनके नेता जो हैं वो आपके साथ मीन्स आपका उनके साथ उठना बैठना रहेगा। वो लोग आपको अपनी बात मनवाने या फिर अपना मीन्स पॉलिटिकल पार्टी का जो भी हित है, लाइक कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे उनकी पार्टी का नाम हो, तो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि सर ये कीजिए वो कीजिए एक्सेट्रा। आपको जो सही है, मीन्स ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियंस जो कहते हैं वो सारी चीज़ें गलत होती है, वो हमारे ही जनप्रतिनिधि हैं, तो वो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा जब भला करेंगे तो हम उनसे खुश होंगे, उनसे खुश होंगे तो उनकी पार्टी जीतेगी, वो पावर में आएंगे तो फिर उनको वो पोजीशन पर बैठने का मौका मिलेगा। तो वो जो भी कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे हित के लिए ही चीज़ें हो रही हैं। सेम थिंग गोज विथ आईएएस, राइट। लेकिन दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, लेकिन दोनों का अगर अच्छा तालमेल है, राइट, तो फिर लोगों के हित को लेकर आप अच्छा काम कर पाएंगे। दिस इज द मोस्ट बेसिक और बहुत ही एक डीप रूट वाली जो बात कहे ना, ये समझने की कोशिश आपको आज से ही करनी चाहिए। आप भले ही पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें ना करें, इट्स योर चॉइस, राइट। ऑफ कोर्स आप आईएएस बन जाएंगे उसके बाद नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनफॉर्मली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका एक झुकाव होता है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ। आईएएस के लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए वो मीन्स ये चीज़ जो है वो अच्छी नहीं है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुके रहना जो है दैट इज़ नॉट गुड। हाँ, जो भी पार्टी सत्ता में होती है, ओपोजिशन के लीडर्स जो होते हैं उनकी भी अगर बात कोई सच है या फिर वो एक राइट बात बता रहे हैं तो फिर उस पर भी आपको काम करना चाहिए। आपको तो लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। तो ये सारी शेड्स जो है ना पॉलिटिक्स के, वो आज से ही इस प्रकार की चीज़ों से आपको समझने होंगे, राइट। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक। वरना फिर जब वहाँ पर इलेक्शंस होते उस टाइम पर न्यूज़ के तौर पर इसको देख लेते, लेकिन नहीं,
क्योंकि अब आपको पता है कि नवंबर में यहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं, और खास करके आप अगर इन 5 राज्यों में से किसी एक राज्य में हैं, अगर आप उस लेट्स से आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्जर्व कीजिए कि किस प्रकार का बिहेवियर अलग अलग पार्टीज कर रही है, राइट। एज एन ऑडियंस, आप क्रिकेट के मैच को देखने के लिए जाते हैं, राइट। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया अगर मैच खेल रहा है तो वो दोनों खेल रहे हैं और आप ऑडियंस के तौर पर इसको देख रहे हैं, राइट। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। तो एज एन अंपायर, एज एन ऑडियंस ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व करते जाइए, चीज़ें अपने आप धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। लेकिन ऑब्जर्वेशन जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी पार्टी फ्री बीज ऑफर कर रही है, क्यों फ्री बीज ऑफर करें, क्यों मुफ्त में चीज़ें देने की बात करें। क्या हम मुफ्त में चीज़ें दे सके ऐसे अमीर देश हैं? क्या हम सऊदी अरेबिया और जो दुबई के बारे में सुनते हैं कि वहाँ के जो अरबी लोग हैं तो उनको सारी चीज़ें जो हैं या फिर लगभग बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार फ्री में देती है। हम देखते हैं यूके और दूसरे डेवलप्ड देशों के अंदर अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, ट्रांसफ़र होगा आपके खाते के अंदर, एक अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, और उन पैसों मीन्स ऐसा नहीं होगा कि आप जैगुआर लैंड रोवर लेकर घूम सकें, लेकिन आप ब्रेड बटर से मीन्स ऐसे वंचित नहीं रहेंगे। तो क्या ऐसी फ्रीबीज वाली चीज़ें हमारे जैसा डेवलपिंग देश जो है वो दे सकता है? क्या मेरा राज्य ये दे सकता है? ये अलग अलग एंगल से चीज़ों को आपको देखना चाहिए। फिर अगर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफर कर रही हैं तो ये लोग जो हैं, जो मेरे आपके जो को सिटीजन्स हैं, राइट, जो हमारे साथ एक राज्य के सिटीजन्स हैं, तो क्यों वो इन ट्रैप्स में फंस जाते हैं? क्यों वो फ्रीबीज जो हैं उनके लिए तैयार हैं? क्यों ऐसा होता है कि लेट्स से मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड जो है वो नहीं कर रहा हूं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप सोचिएगा इसके बारे में। और यहां पर किसी भी धर्म के प्रति ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दुश्मनी हो, राइट। मैंने तो बहुत सारे धर्मों के बारे में पढ़ा है, सूफियों के बारे में पढ़ा है, हम जो हिंदू धर्म है उसके बारे में, मेरे क्रिश्चियंस दोस्त भी हैं, पारसी दोस्त भी हैं, राइट। यहूदी है भी एक मेरा दोस्त है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। मुस्लिम्स हैं, हर कम्युनिटी के लगभग सारी कम्युनिटी के अलग अलग बैकग्राउंड के दोस्त जो हैं वो मेरे रहे हैं, और ये जेन्युइन दोस्त है मेरे, एंड मैंने स्टडीज़ भी की हैं। तो आई डोंट हेट एनी रिलीजन एट ऑल, मीन्स उसमें हेट करने की कोई बात ही नहीं है। कुछ रिलीजन्स में कुछ अपडेट्स करने की ज़रूरत है, तो ये तो हर एक रिलीजन के अंदर आपको ये अपडेट्स जो हैं वो करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक रिलीजन या फिर थियोलॉजी, तो थियरीज दी जाती है ना, जितने भी अलग अलग रिलीजन्स की थियरीज हैं, ऐसा नहीं है आप कोई भी परफेक्ट नहीं, डिपेंड्स कि आप किस एंगल से उनको समझ रहे हैं, राइट। सो दिस इज द थिंग। ये एक बेसिक बात हो गई। अब क्यों मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज, जो मेरी पॉलिटिकल पार्टी या फिर मेरे राज्य में जो विनिंग पार्टी हैं या फिर मेरे राज्य में जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो मुझे जब धर्म के नाम पर भड़काती हैं तो मैं क्यों भड़क जाता हूं? क्यों मैं इन पॉलिटिकल पार्टीज से अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज, अच्छे एजुकेशन, स्वच्छ एनवायरनमेंट, राइट, इसमें जो भी शहर या फिर टाउन या फिर गांव के आसपास की जो नदियां हैं तो उसका पानी क्लीन हो, जो हवा हो वो क्लीन हो, एयर जो है ये पोल्यूशन फ्री हो, इन सारी चीज़ों की डिमांड, अच्छे रोड्स, सेफ्टी, राइट, रोड सेफ्टी, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, रीजनेबल रेट पर इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन एनर्जी के सोर्स में से इलेक्ट्रिसिटी, इन सारी चीज़ों की डिमांड मैं क्यों नहीं कर रहा हूं? क्यों मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये एंटरटेनमेंट, ये धर्म के नाम पर जो अभी एंटरटेनमेंट चल रहा है, इसकी डिमांड क्यों हो रही है कि यहाँ पर मंदिर बनेगा, यहाँ पर मस्जिद बनेगी, मस्जिद को तोड़ा जाएगा, मंदिर को तोड़ा जाएगा, ये वो एक्सेट्रा, राइट। ये सारी चीज़ों पर अभी फोकस क्यों चल रहा है? क्या इससे डेवलपमेंट होगा? क्या किसी कम्युनिटी को नफरत करने से या फिर इंटर कम्युनिटी नफरत फैलाने से किसी राज्य में क्या डेवलपमेंट होगा, राइट। ये सारे अब पॉलिटिशियंस जो हैं वहाँ पर, मीन्स पॉलिटिक्स में एक एंटरटेनमेंट आ गया, और मैं यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लोगों को ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, एंड एज ए सिटीजन, राइट। मैं ऐसा नहीं है कि किसी को माइक लेकर किसी घर के जा रहा हूँ, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू फूड फॉर थॉट्स कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये सारी चीज़ों पे हम कहाँ फंस गए इन सारे चक्करों में। हमें तो हमारे देश को डेवलप्ड देश बनाने की राह पर चलना है, क्योंकि आज भी दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब, दुनिया के सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस, दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड नदियाँ,
दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स, राइट। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो हमारे देश में चल रही है जिनको हमें हटाना चाहिए। क्या ये सारी चीज़ें, बाकी की जो एंटरटेनिंग चीज़ें हमें, या फिर एंटरटेनमेंट जो पॉलिटिक्स के साथ अभी फ्यूजन हो रहा है, क्या ये सारी चीज़ों के लिए हम वोट्स दे रहे हैं? तो ये बदलाव तब आएंगे जब आज के यंगस्टर्स इस प्रकार के प्रश्न पहले तो अपने आप को पूछेंगे, फिर शायद उनको कोई जवाब मिले और उस जवाब के बाद उनका एक व्यू पॉइंट चेंज हो, और उसके बाद वो दूसरों के व्यू पॉइंट्स और धीरे धीरे करके फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका व्यू पॉइंट भी चेंज होगा कि भाई अब लोग जो हैं उनकी डिमांड कुछ और हैं। ये सारी चीज़ें परोसेंगे तो लोग जो हैं वो वोट देने के लिए नहीं आएंगे। सिंपल इज दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, द शील्ड जम्मू एंड कश्मीर नीड्स। वी नीड ग्रेटर विजिलेंस, स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट जिंगोइज्म, राइट। वड्डी वड्डी बातें नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये आर्टिकल लिखा है एक एक्सपर्ट ने, अनिल चौधरी साहब, सेक्रेटरी थे ये, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री में है एक इंटरनल सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, तो इसके सेक्रेटरी रहे हैं और एक दशक से ज्यादा का वक्त जो है उन्होंने इस लेवल पर किया है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अब जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं, विजिलेंस की बात कर रहे हैं, पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ों की रेंज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्मी पर्सोनल, ये सारी चीज़ें। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसकी बात हम करने वाले हैं, राइट। नाउ डियर फ्रेंड्स, अभी सितंबर की बात है, अनंतनाग में क्या हुआ, हमारे बहादुर जवान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए। एलईटी के टेररिस्ट्स ने इनके पर अटैक किया था। इंटेल मिली थी, हमारी जो आर्मी और पुलिस जो हैं इनका एक जॉइंट ऑपरेशन था, एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन था, और इंटेलिजेंस मिली थी, ऐसे इनपुट्स मिले थे कि यहाँ पर हैं लोग। और जब हमारे आर्मी के पर्सनल वहाँ पर गए तो उन पर एम्बुश हुआ, एम्बुश यानी कि उन पर हमला हुआ। तो कहीं ना कहीं इनपुट्स जो हैं उसमें कोई खामी रह गई होगी। मिलिटेंसी चैलेंज जो है हमारे कश्मीर का, दिस इज़ ए वेरी सीवियर चैलेंज। और अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि जिस राज्य में, जिस देश में सिक्योरिटी का माहौल नहीं है, वहाँ पर आप कोई भी दूसरी चीज़ जो है वो डेवलप नहीं हो सकती। सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहले आप अपने राज्य को, अपने देश को सिक्योर कीजिए। जितना आपका देश सिक्योर होगा उतना वहाँ पर पीस का एनवायरनमेंट होगा, और जितना पीस होगा उतनी तरक्की हो पाएगी। सिंपल इज दैट। ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है पूरे ऑपरेशंस के लिए। ये कुछ ऐसे कॉग्स हैं जिनका एक दूसरे के साथ तालमेल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, एक्सपर्ट ने आर्टिकल लिखा है, तो आपको यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने को मिलेगी जो आप अपने दोस्तों के साथ फिर कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं, राइट। इंटेलिजेंस सोर्सेस, इसमें भी डिवीजन है। जब ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है तो इसको ह्यूमिंट कहते हैं, जब टेक्निकल इंटेलिजेंस प्रोवाइड होता है तो इसको कहते हैं टेकिंट, राइट। टेकिंट के अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक कम्युनिकेशन है तो इसको कहते हैं कॉमिंट, और दूसरा है इमेज इंटेलिजेंस, तो इसको कहते हैं आईमिंट। समझ में आ रही होगी बात आपको, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अगर किसी इंसान ने आपको, आपके किसी खबरी ने कोई इंफॉर्मेशन दी है तो दिस इज कॉल्ड ह्यूमिंट। और अगर आपको लेट्स से टेक्निकल इंफॉर्मेशन मिली है, फॉर एग्जांपल दो आतंकवादी एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बात कर रहे हैं और आपने इस चीज़ को सुन लिया, तो ये कम्युनिकेशन के साथ जुड़ी हुई बात है। या फिर ईमेल किया और आपको पता चल गया, तो इसको कहते हैं कमेंट। और कई जगहों पर आपने उनको देखा, वीडियो फुटेज या फिर फोटोज मिले एक्सेट्रा, तो दिस इज कॉल्ड आईमिंट, ठीक है। ह्यूमन इनपुट्स जो होते हैं ना, उनका एनालिसिस बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ होने के या फिर मिली भगत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो चीज़ें टेक्निकल हैं तो वो ज़्यादा रिलायबल होती है। अब यहाँ पर जो हमारे कुछ जवान सितंबर में वीर गति प्राप्त हुई उनको, तो आर्मी और पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन था। तो अब ये चीज़ क्लियर नहीं है फिलहाल कि ये इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो आर्मी को मिला था या फिर पुलिस को मिला था, राइट, और ह्यूमिंट था या फिर टेकिन था। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस प्रकार की गलती हुई है या फिर ये एम्बुश हुआ है, तो ये पॉसिबली एक ह्यूमिंट ही होगा। आर्मी यूनिट्स जो होते हैं वो हमारे देश के अलग अलग जगहों के सोल्जर्स जो हैं उनको कश्मीर में डिप्लॉय किया जाता है। देखिए, उनका लोकल कनेक्शन नहीं होता है, वो लोकल चीज़ों को उतना अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते, तो उनकी आंख और कान जो है वो वहाँ की लोकल फोर्सेस होती है, जैसे कि लोकल पुलिस वहाँ के ही लोग
एरिया से काफ़ी वाकिफ़ होते हैं, कल्चर को जान लेते हैं, शेड्स पकड़ पाते हैं, क्योंकि वहाँ के ही दे आर द सन एंड डॉटर्स ऑफ द सॉइल। तो जब लोकल पुलिस जो है वो हमारी आर्मी के साथ मिलकर तालमेल हो, इन दोनों के बीच में अच्छा एक कोऑर्डिनेशन हो, राइट, और नॉलेज शेयर की जाए, तो फिर ये जो मीन्स ये जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं उनको अच्छी तरीके से हैंडल किया जा सकता है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ह्यूमन में सबसे बड़ा खतरा जो है वो यही है कि डबल क्रॉसिंग। आपने देखी होगी बहुत सारी फिल्में, आई एम श्योर, जहाँ पर एक एजेंट किसी लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, लेकिन फिर वो काम कर रहा होता है अमेरिका के लिए। तो ऐसे डबल एजेंट्स जो हैं, तो पैसों के लिए, रिलीजन के नाम पर इनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में जो है वो ये है, और ख़ास करके कश्मीर में, ऐसा नहीं सिर्फ कश्मीर में लेकिन पूरे देश में, जो इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा थ्रेट जो है दैट इज़ कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई जो हैं वो कुछ ऐसे लोगों को रेडिकलाइज कर लेती है, राइट, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर या तो वो सुसाइड स्क्वाड्स के तौर पर यहाँ पर हमारे देश में आ जाते हैं, और यहाँ पर उनका एस्पियोनाज यानी कि स्पाई का नेटवर्क भी काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे लोग जो हैं उनको भड़काया जाता है, उनका विचार ही ऐसा है कि नहीं, वो उनको पाकिस्तान के साथ ही रहना है, तो फिर वो पाकिस्तान को इंटेलिजेंस और ये सारी चीज़ें इजीली प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये भारत के लिए सबसे बड़े हैं। हमारे देश के अंदर ही हमारे देश के दुश्मन रह रहे हैं, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि बहुत ही कम खर्च में ये सारी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई करवाते हैं, और इनको हैंडल करने के लिए हमें बहुत बड़ा खर्च, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोगों को लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, वो वहाँ पर ही हैं, उनके जो आका है वो वहाँ पर हैं, जो ड्राइवर्स हैं, हैंडलर्स हैं वो वहाँ पर हैं, लेकिन उनके जो प्यादे हैं वो हमारे देश में हैं। सो ये अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग हमारे देश के लिए हो जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें हमारे फाइटर जेट्स को या फिर नेवी पावर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। वी कैन ऑल्सो यूज़ यूएवीज, राइट। अगर कोई एलएटी का इंक्लूजन हो रहा है, हमारे देश में आने की कोशिश की जा रही है, तो फाइटर जेट्स की जगह पर हम ड्रोन्स के माध्यम से उन पर अटैक करें, तो हमें भी टेक्नोलॉजी वाइज चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत रहेगी। यूएसए जो है वो अब भारत की तरफ झुक रहा है, पाकिस्तान जो है वो चाइना की तरफ झुक रहा है। अब फॉरेन पावर्स हमें कोई सॉल्यूशन निकाल देंगे, ये बात गलत है, राइट। इनफैक्ट फॉरेन पावर जो है वो अपने अपने हित के लिए हमारे साथ काम करते हैं। हमारे यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो बायलैटरली ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर हम इस बात मीन्स ये बात मानते हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ अगर बातचीत होगी तो पाकिस्तान सुधर जाएगा, तो ये भी एक गलत फहमी है। पाकिस्तान जो है वो मिलिटेंसी को गिव अप नहीं करेगा, ये उनके लिए सबसे चीपेस्ट हथियार है और बहुत ही इफेक्टिव हथियार है। भारत को परेशान करने के लिए सबसे सस्ता हथियार अगर कोई है तो दैट इज़ मिलिटेंसी। तो पाकिस्तान अपना ये जो एक प्रकार का आप समझ लीजिए कि एक बहुत ही इफेक्टिव हथियार जो है वो थोड़ी गिव अप करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन एंड दैट इज़ कि हमें हमारी सिक्योरिटी जो है उसको और ज़्यादा बोल्स्टर यानी कि बूस्ट करना पड़ेगा। हमारा सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा रोबस्ट हमें ही बनाना पड़ेगा। जितने भी पाकिस्तान आईएसआई के स्लीपर सेल्स हमारे देश में यहाँ पर हैं, उनको डिटेक्ट करके उनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर आपने अक्षय कुमार की बेबी फिल्म ज़रूर देखी होगी, और फिर मुझे पता चला कि जब ये बेबी फिल्म आई उस समय पर कि जो विजय हैं, थालापति विजय, वैसे मैं साउथ की बहुत कम फिल्में देखता हूँ बट आई नो थालापति विजय वेरी वेल, इन द सेंस के ऑफ कोर्स मीन्स के वो बहुत ही फेमस सुपरस्टार हैं। तो उनकी थुपक्की नाम की एक फिल्म आई थी, और इट्स अ वेरी फनी इंसिडेंट। जब तक है जान फिल्म आपको याद होगी, राइट। लेट मी थोड़ा मैं आपका एंटरटेनमेंट दे दूं एजुकेशन के साथ का। जब तक है जान शाहरुख खान और कैटरीना कैफ की फिल्म आई थी, राइट। यश चोपड़ा की लास्ट फिल्म थी ये। तो मैं गया था जब तक है जान देखने के लिए, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लंदन। लंदन की एक बहुत ही फेमस मीन्स वहाँ पर बहुत सारी ऐसी मल्टीप्लेक्सेस हैं जहाँ पर इंडियन फिल्म्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक था एक ऑडियंस सिनेमा, तो वहाँ पर मेंबरशिप थी, तो मैं वहाँ पर गया तो एक लंबी लाइन थी फिल्म मीन्स अंदर जाने मीन्स वहाँ पर ऐसा रहता है मीन्स कि
जो टिकट काउंटर है, मीन्स पहले से ही क्योंकि मेंबरशिप थी तो वहाँ पर जो वेंडिंग मशीन है उसमें से मुझे बस टिकट से निकालनी थी। अब जो भी फिल्म देखना चाहे देख सकते हैं। तो मैं लाइन पर खड़ा था, तो फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि ये लोग तो हमारे देश के ही हैं, राइट, लेकिन रेस वाइज अलग है। मैं समझ गया ना आपके, मैं गुजरात से, और मैंने देखा कि यहाँ पर साउथ के लोगों की एक लंबी लाइन है। तो आई वॉज थिंकिंग कि क्या है, तो फिर मुझे एक जो लाइन में हम खड़े थे तो एक उसको भी पता चल गया कि भाई ये नॉर्थ वाला या फिर ये साउथ के राज्यों में से, खास करके तमिलनाडु या फिर कर्नाटका या फिर केरला से नहीं है। उसने मुझे पूछा कि भैया ब्रदर विच फिल्म, तो मैंने कहा कि भाई जब तक है जान। तो बोला कि जब तक है जान की कोई लाइन नहीं है, आप डायरेक्टली अंदर जा सकते हो उस साइड से, वो दरवाजे से। ये लाइन दिस इज़ फॉर थुपक्की। एंड उस समय पर मुझे आई वॉज नॉट श्योर ये जब तक है जान कब आई थी, 2012 में आई थिंक आई थी, 2011-2012 में। तो आज से लगभग 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ आपको, लेकिन ऐसा हुआ था। तो फिर मुझे पता चला कि विजय थालापति, और उस समय पर धीरे धीरे अब ये साउथ के फिल्म्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगे थे, बिकॉज शाहरुख खान वॉज अ बिग नेम, आज भी है, लेकिन उस समय पर शाहरुख खान वॉज एट हिज पीक। और लंदन जैसे शहर में या फिर इंग्लैंड में शाहरुख खान बहुत फेमस है, गोरों को भी पता होता है कि शाहरुख खान। तो उसमें कोई लाइन नहीं थी और यहाँ पर बड़ी लाइन थी, तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो स्लीपर सेल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इस फिल्म में दिखाया गया है, बस यही बात कहनी थी। और उसके मैंने एक बहुत बड़ा एक कहानी कह दी। एनीवेज, आप सब अपने हैं तो थोड़ी थोड़ी ऐसी बातें भी की जा सकती है, इसमें कोई गलत बात है नहीं। ओके, हमारे जो मुस्लिम यंगस्टर्स हैं इनको बहकाया जाता है, उनको मूर्ख बनाया जाता है, जो भी लोग, ऐसा नहीं है सारे, बट वी नो इट वेरी वेल कि कुछ ऐसे मीन्स खास करके उनको टारगेट किया जाता है मुस्लिम्स को, कि भाई आपके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, सीडीज दिखाएंगे, कुछ ऐसी बातें बताएंगे, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स उनको शेयर करेंगे कि नहीं देखिए रिलीजन ये कह रहा है, ये कह रहा है, एक्सेट्रा। तो डी रेडिकलाइज करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको एजुकेशन के चांसेस दिए जाए, अपॉर्चुनिटीज दी जाए। और हमारे देश में अभी पता है क्या हो रहा है, ये वहाबी इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा, कश्मीर वैली में वहाबी इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वो हमेशा से सूफीज़म में बिलीव करने वाले, इस्लाम का ही एक पोर्शन है सूफीज़म, एक पार्ट है, एक ब्रांच है, या फिर आप कह सकते हैं इस्लाम का हार्ट अगर कोई है, राइट, उसका दिल अगर कोई है तो दैट इज सूफीज़म। तो जो पीर मुरीदी और दूसरे बहुत सारे ऐसे सूफी संत हो गए हमारे देश में, तो राइट, आज भी हम देखिए सूफी संतों के गाने सुनते हैं, उनकी बताई बातें, कबीर और बहुत सारे हैं। ये ख्वाजा गरीब नवाज, मोइनुद्दीन चिश्ती, बहुत सारे, राइट। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब तो वही हुए, ये मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, रॉकस्टार फिल्म में बहुत फेमस गाना है कुन फाया कुन वाला। निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बहुत सारे ऐसे हो गए, राइट। इनफैक्ट यू विल सी कि अगर आप सिखिज़म की हिस्ट्री पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड कि गुरु नानक साहब और एक दूसरे सूफी संत थे, वो एक साथ एक ही पेड़ के नीचे बैठकर यू नो दे यूज्ड टू मीन्स ये एक प्रकार के, आप क्या क्या कहते हैं उनको, भजन करना, वो साथ में मिलकर भजन करते थे। तो ये रियल इतिहास है हमारे देश का। और हमें यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट क्या किया जा रहा है, वहाबिज़म। ये सऊदी अरेबिया में जो एक अल वहाब नाम का एक व्यक्ति था, उसने जो एक कट्टरता वाला धर्म जो है वो फैलाने की कोशिश की, तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर एक्सपोर्ट की जा रही है। इन सारे आइडियाज़ को हमारे देश में से प्यार मोहब्बत से ही निकाला जा सकता है। टेररिज्म जो है उसको देखिए, टेररिस्ट के लिए हमारे देश के पास दुनिया के सबसे बेस्ट सोल्जर्स हैं, लेकिन टेररिज्म जो है इट्स ए विचारधारा, और विचारधारा के लिए टेररिज्म को एलिमिनेट करना है तो यू नीड मानवता, ह्यूमैनिटी। मानवता से ही हम टेररिज्म जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं। आप सोचिए इसके बारे में। और इसके साथ हमारे जो कश्मीर के मुस्लिम्स हैं, यंगस्टर्स जो हैं, तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, उनको लाइवलीहुड के मौके प्रोवाइड करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उनको भी डेवलपमेंट के बारे में पता चले, उनको भी रियलाइज़ हो कि डेवलपमेंट जो है उससे ही उनके और उनके परिवार का भला हो सकता है। तो ये सारे एफर्ट्स एक साथ करने की ज़रूरत है, तब जाकर चीज़ें चेंज होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक एक्सपर्ट ने आर्टिकल लिखा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर जानने को मिल रही हैं।
फिर बात करते हैं ग्लिटरिंग शो के बारे में. दिस वन इज अबाउट एशियन गेम्स, राइट. अभी तक का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड भारत ने स्थापित किया है, अपना खुद का रिकॉर्ड, राइट. जकार्ता 2018 में जब हुआ था एशियन गेम्स तो हमने 70 मेडल्स जीते थे. इस बार 170 मेडल्स, राइट. हंगजाओ एशियन गेम्स चाइना में हुई थी. और आपको पता है वूशू प्लेयर्स को लेकर जो इश्यू हुआ था तो हमने क्वेश्चंस भी देखे थे. 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज हमने जीते हैं. और ट्रैक एंड फील्ड में, शूटिंग में, आर्चरी में गोल्ड मेडल्स जो हैं वो हमने जीते हैं. इसी के साथ डियर फ्रेंड्स कुछ ऐसी कॉन्टिनेंटल गेम्स हैं जहां पर जीतना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग होता है, जैसा कि बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है. तो यहाँ पर वर्ल्ड टॉप लेवल की कंपटीशन होती है और यहाँ पर हमने जीता. दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पर इस प्रकार के बहुत ही जो टफ स्पोर्ट्स हैं वहाँ पर उसमें भी हम जीत रहे हैं. और इसके साथ साथ दूसरा ट्रैक एंड फील्ड, और इसमें भी हमारा परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है. लेकिन डियर फ्रेंड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को आज भी हम बीट नहीं कर पा रहे हैं. प्रोग्रेस है नो डाउट, लेकिन आज भी बहुत सारी जगह है जहां पर हम कुछ आगे कर सकते हैं. हम वी कैन इम्प्रूव, राइट. इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत सारी जगहों पर हैं. तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जो इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हटाने की ज़रूरत है. हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स में मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए, राइट. विधायक का भतीजा है ये वो, ऐसा नहीं, राइट. जो मेरिट वाइज सबसे बेस्ट है वो आगे आए. दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू प्रमोट हियर. फैक्शनलिज्म चलता है, कोर्ट बैटल्स होती है, डोपिंग एक नया इश्यू अब हो रहा है. कोर्ट बैटल्स यू नो के बहुत सारी जगहों पर, हमारे देश में ही कोर्ट बैटल स्पोर्ट्स पर्सन के खिलाफ में बहुत सारे इश्यूज हैं. डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन बॉटम लाइन ये है. एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अगेन अ फिल्म, आमिर खान की वो फिल्म, आज नाम की याद नहीं आ रहा है मुझे, दंगल, राइट. दंगल में स्टार्टिंग में ही आमिर खान का जो कैरेक्टर होता है, महावीर सिंह फोगाट वाला कैरेक्टर, वो एक छोटे से टीवी में जब वो देख रहे होते हैं, कोई एक रेसलिंग का मैच चल रहा होता है, तब उस समय पर उन्होंने जो डायलॉग वहाँ पर बोला, दिस इज एप्लीकेबल, उसमें पूरा हमारे देश का एक स्पोर्ट्स सिनारियो आ जाता है. वो कहता है कि मेडल तो अपने छोरे भी ला सके हैं भाई साहब, लेकिन कोई बढ़ावा दे तब ना पैसे हैं ना फैसिलिटी, किस तरह जीतेंगे मेडल अपने छोरे. बहुत ही मस्त हरियाणवी एक्सेंट में उन्होंने वो जो कैरेक्टर है आमिर खान ने वो बात की है. एंड दिस अप्लाइज हियर. हमारे देश के बहुत सारे मीन्स ग्रास रूट लेवल पर आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को देखेंगे तो उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है. हाँ, कोई बच्चा अगर स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल पर पहुंच जाए उसके बाद बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं उनको, लेकिन अगेन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में देखें तो फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है. तो अच्छा है कि चलो आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है. स्पोर्ट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. इकोनॉमी के लिए भी स्पोर्ट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ों के जो हम बात कर रहे थे ना, रेडिकलाइजेशन और ये सारी चीज़ें हो रही है. तो अगर यंगस्टर्स को हम स्पोर्ट्स में भी अपॉर्चुनिटीज़ देना तो ये सारी चीज़ों से वो दूर रहेंगे. तो स्पोर्ट कैन हैव एक कहते हैं ना कि इसकी इसकी इम्पैक्ट जो है उसको आप नाप ही नहीं सकते. उतनी पॉजिटिव इम्पैक्ट स्पोर्ट्स समाज को, इंडिविजुअल को, देश को दे सकता है. तो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है. Then we have the old Middle East. Israel's thawing relations hopes for a new Middle East. Right? Thawing यानी कि गर्म होते धीरे धीरे इसमें वार्म होने वाले जो रिलेशंस होते हैं, कोई भी चीज़ जो धीरे धीरे गर्म हो रही है तो उसको आप कहते हैं thawing. Now dear friends, I would like to add one thing here. मैंने टोटल आई थिंक 3 वीडियोज़ इस टॉपिक पर बनाए हैं, राइट. और स्टडी ग्लोज में हमने इन वीडियोज़ को लॉन्च किया. काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला. 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने वीडियोस को देखा है. कल जो वीडियोस लॉन्च किया था, कल मैं देख रहा था, कुछ 15,000 जितने स्टूडेंट्स ने उसको देखा. और कल वाला वीडियो 24 मिनट का था, तो उसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सप्लेन की है बहुत ही आराम से. जैसा यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है ना, वैसा ही उस प्रकार का ही एनालिसिस वाला वो वीडियो था. लिंक्स मैंने शेयर किया, आपने देखा होगा. तो बेसिक चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर आ रहा हूँ. इसराइल ये जो अभी अटैक हुआ है ना, उसको इसराइल का 9/11 मोमेंट कह रहा है. जैसे हमारे देश का 26/11 मोमेंट है, जैसे यूएसए का 9/11 है, वैसे इसराइल ने कहा है कि ये वाला हमारा 9/11 है, हमारे ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ है. और इंडिया जो है उसने कहा है, भारत ने कहा है कि वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद
इसराइल। द रीज़न इज़ कि यहाँ पर जो चीज़ हुई है, दिस इज़ अ टेररिस्ट अटैक। और अब गाज़ा स्ट्रिप जो है ये दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में से एक है। जो अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा इस टॉपिक पर तो आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे चीज़ों को एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, राइट। मैं जब भी कोई चीज़ बनाता हूँ ना तो मैं उसको सारे एंगल से देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है, मीन्स क्योंकि एक दशक से ज़्यादा वक्त हो चुका है, तो आई नो कि भाई अब ये टॉपिक जो है ना तो इसमें अब ये एंगल से चीज़ें आ सकती हैं और पता होनी चाहिए। तो जो पहला वीडियो मैंने इस पर बनाया था उसमें मैंने इसीलिए गाज़ा स्ट्रिप वाला मैप जो है, मैं इसराइल का मैप भी उतना डिटेल में बता सकता था लेकिन नहीं, हमने इसराइल को तो देखा लेकिन गाज़ा स्ट्रिप पर हमने फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा फोकस किया। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, राइट। बहुत ही ऐसा छोटा सा ऐसा टुकड़ा है और इस छोटे से टुकड़े के अंदर 20 लाख जितने लोग रहते हैं वो भी मैंने बताया था। और अब क्या हो रहा है, अब इसराइल बेकाबू हो गया है। इसराइल जो है बहुत ही गुस्से में है और इसराइल एयर स्ट्राइक करवा रहा है। तो यहाँ पर कैजुअलिटी कितनी होगी, सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा होगी। अब सिविलियन कैजुअलिटीज जितनी ज़्यादा होगी, हमास को तो पता है कि यहाँ पर बहुत सारे मासूम लोग भी मारे जाएंगे, लेकिन अगर मासूम लोग नहीं मरेंगे तो फिर हमास को नए रिक्रूट्स कहाँ से मिलेंगे कि भाई आपके दादाजी, आपकी बहन, आपका भाई एक्सेट्रा ये सारे कब मरे, क्यों मरे, इसराइल ने अटैक किया तब मरे। लेकिन ये लोग ये नहीं बताएंगे कि हमने वहाँ पर अटैक किया था उसके बाद इसराइल ने एयर स्ट्राइक की। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसराइल हर बार सही है और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पैलेस्टाइन हर बार सही है, लेकिन हमास जो है ये तो गलत ही है क्योंकि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए। लेकिन पैलेस्टाइन का ये जो गाज़ा स्ट्रिप वाला टुकड़ा है ये हमास के कंट्रोल में है। अब क्या करें। हमास वालों ने ये जो अटैक किया ना, ये जानबूझकर, उनको पता था कि भाई हमारे कुछ लोग मरेंगे, लेकिन इनको सिविलियंस के बारे में कुछ नहीं पड़ी है। टेररिस्ट केयर लिटिल फॉर सिविलियन कैजुअलिटीज। लेकिन इसराइल जो है ये एक सॉवरेन कंट्री है, इसको तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर पैलेस्टीनियन जो हैं, जो गाज़ा स्ट्रिप में रहने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे लोग हमास को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे जो सिविलियंस हैं उनकी कैजुअलिटीज़ कम से कम हो। काउंटर स्ट्राइक में जितनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होगी अब्राहम एकॉर्ड्स पर उतनी ही ज़्यादा इम्पैक्ट आएगी, राइट। और सऊदी जैसे देश अभी इसराइल के साथ रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर कैजुअलिटीज़ ज़्यादा होगी तो फिर सऊदी की सरकार पर भी प्रेशर आएगा, तो सऊदी की सरकार जो है वो अब्राहम एकॉर्ड से दूर हो जाएगी। और यही चीज़ हमास जो है वो चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो ईरान के द्वारा चलाई जा रही हैं और ईरान नहीं चाहेगा कि एक समय पर ईरान के जो दो दुश्मन हैं, सऊदी अरेबिया और इज़राइल, ये दोनों अगर एक हो जाए तो ईरान के लिए चीज़ें जो हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस रहें, ये एरिया जो है इसमें इश्यूज चलते रहें, तो ये एक प्रकार की रीजनल गेम है जो ये तीन जो पावर्स यहाँ पर हैं, राइट। एक इज़राइल है, एक ईरान है और एक सऊदी है। अब इज़राइल जो है वो अकेला देश है यहाँ पर, राइट। लेकिन ईरान के कुछ देश हैं, ईरान की अम्ब्रेला या फिर इनकी टीम में कुछ देश हैं। फॉर एग्जांपल सीरिया हैं, अभी येमन है और कतार भी हैं। और यहाँ पर सऊदी अरेबिया जो है तो लेट्स से यूएई हैं, जॉर्डन, देन यू हैव बहरीन, राइट। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जो इनकी टीम में हैं, ओमान है एक्सेट्रा। तो इस रीजन में इस प्रकार का ये ट्रायंगल आपको देखने को मिलता है, राइट। दिस इज अ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। होप थिंग्स आर क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये वाला एक दूसरा आर्टिकल है बट आई एम गोइंग टू स्किप दैट वन। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मे बी वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आज वक्त जो है वो नियरली 40 मिनट्स हो गई है। काश मैंने बीच में वो स्टोरीज ना डाली हो। एनीवेज, नोबेल पीस प्राइज बोल्स्टर्स नरगिस फाइट फॉर विमेंस राइट। नरगिस कौन है? नरगिस मोहम्मदी, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये वो महिला हैं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ी हैं, ईरान की है। और पीस प्राइज जो है वो इस बार का 2023 का इनको दिया गया है। अब डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे खास करके इस्लामिक देशों में आप देखेंगे, राइट, तो वहाँ पर बायस जो है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। महिलाओं के साथ जुड़े हुए जो लॉज हैं वहाँ के वो काफ़ी
मीन्स एक तरफी है, पुरुषों के लिए सारी आज़ादी है, महिलाओं के लिए। अभी कुछ समय पहले सऊदी अरेबिया में महिलाओं को कार चलाना भी अलाउड नहीं था। ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ है। यहाँ पर ईरान में जो इश्यूज चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं? ईरान की सरकार ये कह रही है कि नहीं, आपको हिजाब पहनना ही है। वो उस महिला के ऊपर नहीं छोड़ रहे हैं, उनको पहनना है नहीं पहनना है। अब बहुत सारे देशों में मीन्स आपको देखने को मिलेगा कि मीन्स देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए, चाहे कोई भी धर्म कोई भी चीज़ क्यों ना कह रहा हो, राइट, कोई मीन्स अगर कोई किसी जगह पर इस्लाम यह कह रहा है कि भाई हिजाब पहनना ही है, टर्की जैसे देशों में महिलाएं नहीं पहनती। हमारे देश में भी ऐसा नहीं है कि सारी मुसलमान महिलाएं हिजाब पहन रही हो। फिर अलग अलग जगहों पर, कई जगहों पर घूंघट पहनना, कई जगह पर नहीं पहनना हिंदुओं में, राइट। क्रिश्चियंस में अगर देखेंगे तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग उनके कपड़े पहनने के तरीके। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये धर्म से नहीं तय होती हैं, ये जियोग्राफी से तय होती है, राइट। आई गिव यू वन एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अब देखेंगे कि यूके में लोग जो हैं, मैं बात कर रहा हूं मैन के बारे में, राइट, तो जो पुरुष हैं, तो वहां पर दाढ़ी और मूछ रखना जो है, इट्स नॉट इन फैशन। बहुत ही कम लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो दाढ़ी और मूछ है, और मूछ तो बहुत कम, बहुत कम। जनरली लोग जो हैं, व्हेन आई से लोग, आई मीन टू से ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट मैन, मैन जो होते हैं वो क्लीन शेवन ज़्यादा देखने को मिलता है। पता है क्यों? बताइए क्यों? यूके का वेदर ऐसा है, वहाँ पर अगर आप खास करके मूछ रखेंगे तो रनिंग नोज इज़ ए वेरी कॉमन थिंग। बहुत ज़्यादा वेदर चेंज हो जाती है, तो थोड़ा बहुत रनिंग नोज होना जो है वो वहाँ पर बहुत ही कॉमन है। तो यू नो कि अगर मूछें हैं तो फिर कितने इश्यूज़ होंगे, राइट। और इसी के साथ फिर आप वहाँ पर इतनी ठंड है, तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हम गुजरात में रहते हैं तो हम दिन में 3 बार फेस वॉश कर लें तो चलेगा, लेकिन यूके में वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। वो वहाँ पर ट्रेंड ही नहीं है ऐसा। द रीज़न इसके उतनी गर्मी नहीं होती है, मीन्स ठंड होती है, तो इसकी वजह से आपने सुबह नहा धोकर, और मोस्टली वहाँ पर लोग शाम को नहाते हैं, लेकिन हम इंडिया से और ख़ास करके इस पोर्शन से, गुजरात से या फिर ऐसे गर्म इलाकों से, रीजनेबली गर्म इलाकों से, तो हमें एक आदत होती है कि सुबह नहा लेते हैं। तो जियोग्राफी तय करती है। यूके में लोग शाम को नहाएंगे, घर आकर वापस फिर नहाकर सो जाएंगे, और सुबह उठकर ब्रश करके अपने काम पर चले जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें, हमारी आदतें जो हैं वो जियोग्राफी तय करती है। इस्लाम में भी अगर आप देखेंगे तो उनका जो हाथ धोने का एक तरीका होता है कंपेयर टू हिंदूज, वो अलग होता है। लेकिन वहाँ पर देखिए कि पूरी इस्लाम की जो कल्चर है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई? डेजर्ट्स में। और वहाँ पर पानी इज़ अ वेरी प्रीमियम थिंग। तो पानी वेस्ट ना हो, अगर आप अपने पाम्स को धो रहे हैं, राइट, उंगलियों को धो रहे हैं, तो उसके साथ साथ अगर आपका पूरा हाथ जो है, फोराम भी, अगर उसमें भी पानी आ जाता है, पानी से आप धो सकते हैं, तो पानी वेस्ट नहीं जाएगा। तो उस हिसाब से आप देखेंगे, राइट। सेम थिंग गोज विथ जो सुन्नत करवाई जाती हैं, उसके साथ भी जियोग्राफी जुड़ी हुई है। और हमारे यहाँ पर अभी दाढ़ी मूछों का ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है, राइट। हमारे यहाँ पर आप देखेंगे तो लोग, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ऐसे क्षेत्र है, आप जाएंगे राजस्थान में जाएंगे, राइट, गुजरात के या फिर कुछ किसी गर्म इलाकों में जाएंगे जहाँ पर खास करके पानी की कमी रही है, तो वहाँ का कल्चर ही ऐसा है। वहाँ पर लोगों की लंबी दाढ़ी होगी, मूछें बड़ी बड़ी होगी, क्योंकि ये रनिंग नोज का तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हर रोज़ क्लीन शेव नहीं कर पाएंगे, पानी उतना नहीं है शेविंग के लिए, आप पानी इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो जियोग्राफी जो है दैट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि आप किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, आप सिर ढकते हैं नहीं ढकते हैं, जियोग्राफी। और फिर जियोग्राफी के साथ साथ इट ऑल्सो अप्लाइज, मीन्स आप देखेंगे कि जो फिर सोसाइटी है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, राइट, तो वो सारी चीज़ें डिटरमाइन करेगी। सो दिस इज द थिंग, वी नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड। अब नोबेल पुरस्कार जो अभी दिया गया है, दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स के ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी की ज़रूरत है। और इस्लामिक देशों में तो बायस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलप्ड देशों में ये नहीं है। डेवलप्ड देशों में भी बायस है। अभी जो पूरा #MeToo वाला कैंपेन चला था, तो वहाँ पर कौन थी महिलाएं? बड़ी बड़ी फिल्म एक्ट्रेसेस, फेमस चेहरे, ऐसी बड़ी बड़ी सेल्फ डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट महिलाएं,
करियर में बहुत आगे हैं, पैसे हैं उनके पास, वेल एजुकेटेड है, ऐसी महिलाओं के ऊपर भी अगर उनको उनको उनका शोषण करने की कोशिश की जाती है या फिर उनको सेक्सुअल अब्यूज़ फेस करना पड़ सकता है, तो यू कैन इमेजिन कि ये सारी चीज़ें ना हो तो वहाँ पर ऐसी चीज मीन्स कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर होता ही है, लेकिन कितना हो सकता है, राइट। सो इट्स नॉट जस्ट किसी एक रीजन में वो उस क्षेत्र में वो इश्यूज ज़्यादा हैं, लेकिन ये एक ग्लोबल इश्यू भी है, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। कुछ जगहों पर डबल स्टैंडर्ड्स हैं, राइट, वो क्लियरली हमें नज़र आते हैं कुछ जगहों पर। और यहाँ पर जो नरगिस हैं, नरगिस वॉज इंस्पायर्ड बाय शिरीन इबादी। ये 2003 में उनको लोरेट मिला था, ये शिरीन इबादी को। और अभी जो आपको पता है, ये ईरान में जो इश्यू चल रहा था, अमीनी, माशा अमीनी की जो मृत्यु हुई 2022 में, तो इसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट। माशा अमीनी एक 2021 ईयर ओल्ड एक यंग लड़की थी, महिला थी, और इसने विरोध किया कि भाई मैं हिजाब नहीं पहनूंगी, और उसके बाद ईरान की सरकार ने उनको टॉर्चर किया और उसकी मृत्यु हुई। और यहाँ पर जो नरगिस हैं, तो नरगिस को 31 ईयर्स की सज़ा दी गई है, जेल की सज़ा। 13 बार अरेस्ट किया गया है, 5 केसेस में उसको कन्विक्ट किया गया है। लेकिन जस्ट इमेजिन के अपनी आज़ादी के साथ किसी भी प्रकार की, मीन्स अपने विचारों के साथ, शी इज़ नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। एंड कितनी ब्रेव महिला होगी ये, जस्ट इमेजिन कि पूरी सरकार आपके खिलाफ है, आपको जेल में डाल दिया गया है 31 ईयर्स के लिए। और तब जब नोबल कमिटी ऐसी महिलाओं को नोबल पीस प्राइज देती है, तो पूरी दुनिया का ध्यान जो है वो इन मुद्दों पर आता है। एंड हेड्स ऑफ टू नोबल कमिटी के उन्होंने नरगिस मोहम्मदी जो हैं उनको ये अवार्ड दिया। हेड्स ऑफ टू द ब्रेवरी ऑफ नरगिस। एंड डियर फ्रेंड्स, लास्ट जो टॉपिक है, इट्स अगेन अबाउट इजराइल, राइट। पावर केग, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट डेस्परेटली कॉल्स फॉर वर्ल्ड पावर्स टू ब्रिंग अबाउट एन अर्ली ट्रूस। तो यहाँ पर पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में जो इश्यू हुआ है, सेकंड डे पर 500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, और थर्ड डे पर जहाँ तक मेरा आंकड़ा सही है 1100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। नेतन्याहू साहब ने ये कहा वी आर एट वॉर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने कहा कि ये हमारा 911 है। अब 5000 से ज़्यादा रॉकेट्स लॉन्च किए गए, राइट, और इसराइल ने फिर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड को लॉन्च किया। अब दोनों जगहों पर इनोसेंट लोग जो सिविलियंस हैं उनकी तो मृत्यु होगी, राइट। ये कोलैटरल डैमेज बहुत ज़्यादा होगा। यूनाइटेड नेशन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड नेशन जो है ये दोनों पक्षों को पीसफुल रहने के लिए प्रेशराइज कर सकता है, कन्विंस कर सकता है, परस्यूएड कर सकता है। और इसी के साथ हमारा देश भारत जो है उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है, राइट। G20 में हमारा इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा रहा। हम डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं ताकि दोनों पार्टीज जो हैं ये ट्रूस करे, ये वॉर जो है उस पर एक ब्रेक लगाई जाए, कॉन्सर्टेड एफर्ट्स किए जा सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है तब तक इजराइल जो है वो अभी तो थोड़े समय के लिए किसी की भी नहीं सुनेगा। इजराइल पूरा बदला लेने की कोशिश करेगा। और आज डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। ये एक अलग से वीडियो आएगा और हम देखेंगे कि ये जो हमास और इजराइल के बीच में जो इश्यू चला है, तो इसकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकती है, इंडिया पर इसकी क्या इम्पैक्ट हो सकती है, ये एक अलग से वीडियो में बनाने वाला हूँ। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। ये वाला टॉपिक जो है वो अब ड्रॉप कर देता हूँ मैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। विल टॉक अबाउट इट मे बी टुमारो, जब वक्त रहेगा तो। उतना इन द सेंस कि ये सारे टॉपिक्स के कंपैरिजन में, वैसे ये ऑन बोर्ड आया है तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आज इसको ड्रॉप किया जा सकता है, कल इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, कल या फिर परसों। So that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for your love and support. And please do share this series. Please do share good words about Curiously Education with other students. God bless you all. Jai Hind.